नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की रैली और उस पर हमारा यह वीडियो। क्या इस देश में अब कभी फ्री एंड फेयर चुनाव होगा? क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी घट गई है कि रामलीला मैदान से कांग्रेस के नेता एक चुनाव के फ्री एंड फेयर होने की मांग कर रहे थे, जबकि हर चुनाव को फ्री एंड फेयर होना चाहिए? कांग्रेस के नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी एक चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से लड़कर दिखा दें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है वोट चोरी से चुनाव जीत रहे हैं और अब यह बात देश को पता चल गई है। लोकसभा में अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज किया तो उनके हाथ कांपने लगे। नरेंद्र मोदी एक चुनाव हारेंगे, उनका नामो निशान नहीं बचेगा, जबकि कांग्रेस दर्जनों चुनाव हारकर जिंदा बची हुई है, लड़ रही है। आरएसएस के लिए सत्ता ही सब कुछ है, सत्य कुछ भी नहीं। रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई, सचिन पायलट के भाषणों के ये सब हिस्से हैं। रामलीला मैदान में राहुल गांधी के निशाने पर मोहन भागवत आ गए। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत मोहन भागवत के एक बयान से की और कहा कि मोहन भागवत का यह बयान बताता है कि आरएसएस और बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने से मतलब रखती है, उसका संबंध अब सत्य से नहीं है। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए, आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। मोहन भागवत ने अंडमान और निकोबार में विराट हिंदू सम्मेलन समिति की सभा में कहा, कोई भी क्रिया करनी है, काम करना है, हलचल करनी है तो शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के, बिना ऊर्जा के दुनिया में कोई काम होता नहीं। एनर्जी के आधार पर ही सब काम होते हैं। उस एनर्जी को, क्रिया शक्ति को हमको पाना है, क्योंकि हमारे पास सत्य है। परंतु विश्व सत्य को नहीं देखता, असत्य के पीछे शक्ति कितनी है ये देखता है। जिनके पास शक्ति है उनकी बात मानता है। वो असत्य हो तो भी मन से नहीं मानेगा, लेकिन करेगा जरूर। राहुल गांधी ने इसी बात को लेकर मोहन भागवत पर निशाना साधा, कहा कि यही बीजेपी और आरएसएस की सोच है। उनके लिए सत्य जरूरी नहीं, किसी भी तरह से सत्ता जरूरी है और वह शक्ति के इस्तेमाल से हासिल करना चाहती है। उन्होंने हरियाणा के वोटर लिस्ट की भी चर्चा की, कहा कि ब्राजील की महिला का फोटो 22 बार कैसे आया, एक महिला का नाम एक ही बूथ पर 200 बार कैसे आया, आज तक चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला,
नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला। और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए, ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए, नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। दिल्ली में ही है चुनाव आयोग का मुख्यालय और उसी से थोड़ी दूर पर है रामलीला मैदान, जहां भारत के तीनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ नारे लग रहे थे और वक्ता चुनाव आयोग को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। 13 और 14 दिसंबर के द हिंदू में 2 खबरें हैं कर्नाटका के अलंद में वोट चोरी की जांच के मामले को लेकर। एसआईटी ने चार्जशीट दायर कर दी है। केवी आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट में लिखा है कि चार्जशीट में अलंद सीट से हार जाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार के बेटे हर्षानंद गुत्तेदार का नाम दर्ज किया गया है। हर्षानंद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, मगर कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। द हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि एसआईटी ने जब चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, सबूत मांगे, तो आयोग ने जानकारी नहीं दी। एसआईटी को अब उम्मीद है कि कोर्ट चुनाव आयोग से जानकारी देने के लिए कहेगा। तो यह हालत है इस चुनाव आयोग की। अगर कोई जानकारी मांगी जाती है तो यह राजनीतिक दल को नहीं देता और जांच दल को नहीं देता। ऐसा क्यों है? यही नहीं, हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बीजेपी विधायक के बेटे ने
मोबाइल फोन और ओटीपी का इस्तेमाल कर नाम कटवाने का खेल किया। कितने नाम? 6000 से अधिक नाम। तो वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के इस खेल में किसका नाम आया? बीजेपी के विधायक के बेटे का नाम आया। जब आप इन खबरों को जोड़ते हैं, देखते हैं, तब समझ में आता है रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ यह रैली क्यों हुई और क्यों तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर चोर चोर का नारा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लगवाए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। और ये भाई और बहनों, ये 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। ये जो सारे के सारे कागज के ढेर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये कहां से आए? ये देश की जनता से आए। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। तो ये देश की सच्चाई है। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। कर्नाटक में हमने दिखाया लोकसभाएं चोरी की गई। महाराष्ट्र में दिखाया वोटर डिलीशन हुआ, वोटर एडिशन हुआ, लाखों वोट इधर से गायब हो जाते हैं। महाराष्ट्र में लाखों वोट ऐड हो जाते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। मगर शायद टाइम लगे, देखिए शायद टाइम लगे, मगर हिंदुस्तान में सत्य की जीत होने वाली है। और अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी ने हमें रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम चलते हैं और सत्य से आपको निकालेंगे। नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सबसे बाद में बोले, लेकिन खरगे ने कहा कि उनके इकलौते बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन होने वाला था। फिर भी वे बेंगलुरु नहीं गए क्योंकि रामलीला मैदान में रैली होने वाली थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता आने वाले थे। और जैसे ही खरगे ने यह बात कही, मंच से सभी खड़े होकर खरगे के लिए ताली बजाने लगे। मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। लोकसभा में जब अमित शाह ने चुनाव सुधार पर भाषण दिया तो कई जगह खबरें छप गई कि उन्हें बुखार था, फिर भी भाषण देने आए। यानी अमित शाह के बारे में इस तरह से छवि बनाई गई कि उनकी प्रतिबद्धता संसद को लेकर कितनी है। लेकिन 80 साल से ऊपर के इस बुजुर्ग नेता की प्रतिबद्धता का कहीं जिक्र नहीं होता है। मुझे याद आ रहा है, मैं परसों अपने घर में बैठा था। उस वक्त राहुल जी ने पूछा कि आप बेंगलोर जा रहे हो? मैं बोला हाँ। फिर उसके बाद में फिर थोड़े मिनट में बोला ना। तो वो बोले क्यों? मैंने कहा कि ये वोट चोरी रैली निकल रही है, बड़े बड़े सभी कन्याकुमारी से कश्मीर लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाना मुश्किल है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो इतना बड़ा इंसान है, मैं तारीफ उनकी करने के लिए यहाँ नहीं ठहरा, लेकिन हमेशा कंपैशन और गरीबों के बारे में सोचने वाले वो व्यक्ति है। तो मैं थोड़ा देर चुप बैठा और मेरा बेटे का
8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर खरगे इस उदाहरण से बताने लगे कि अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग भी अपनी विचारधारा के लिए लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस जिंदा है और लड़ती जा रही है। चंद लोग ऐसे होते हैं, कुछ ईडी का आया, मैं क्या करूं, कुछ सीबीआई का आया, मैं क्या करूं। और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। आज मोदी जीत की हर जगह बहुत बड़ा भाषण करता है, लेकिन उसकी जीत उसको खुशियां लाई होंगी। हम हारे हैं बहुत से जगह, लेकिन हम हारे तो भी हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जिंदा है। अगर एक बार मोदी हारा, उसका कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं दिखेगा भी नहीं। हम 10 बार हारे, 2 बार हारे, 5 बार, हम जिंदा है, लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए भाइयों, आप मजबूत बनो, तैयारी करो, अब मायूस मत हो जाओ। आज देखिए केरला में हमने जीता, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके एनडीए को कुचल दिया, और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि वोट चोरी के खिलाफ 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। उन हस्ताक्षरों को बोरियों में भरकर मंच के आगे रखा गया, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में करते रहे। आप जानते हैं कि 10 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर के मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 10 जुलाई से 14 दिसंबर आ गया, बिहार का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इतने महीनों में फैसला नहीं आया। आप यह भी जानते हैं कि घुसपैठिए का मुद्दा कहां से उठा? असम से उठा। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई, लेकिन असम में एसआईआर नहीं हो रहा। क्या यह साफ साफ नहीं बताता कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो हवा में नहीं लग रहे? कांग्रेस के नेताओं के भाषणों में बिहार की हार का जिक्र भी आता रहा। कई वक्ताओं ने इस बात का जिक्र किया, हार होती रहेगी लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव फेयर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के नतीजे हैं। क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें,
बैलेट पे लड़ लें तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है, अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है, 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? प्रियंका गांधी ने एक चुनाव फेयर तरीके से लड़ने की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दे लाए जाते रहेंगे। राहुल गांधी ने प्रदूषण पर राजनीति से ऊपर उठकर बहस करने, सहयोग करने की बात कही, लेकिन सरकार की तरफ से अनसुना कर दिया गया। वंदे मातरम पर बहस हो गई और इस बहस को कांग्रेस अपनी जीत की तरह अब पेश कर रही है। सत्ता में बैठे हुए लोग अगर उनको लगता है कि वो हर दिन, हर महीने चोरी कर पाएंगे, तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन में हमने देखा कि भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के ऊपर भाषण होते हुए वो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करेगी, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर यह भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी, मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा,
तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा, तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है, तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे, और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की, और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी पर बैठाया, और ताकि कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, इस प्रकार से एक नया कानून लेके आए हैं। और इसीलिए लोगों, आज हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, अगर ये 3 निर्वाचन में अगर हम पीछे हो गए तो हम कमजोर हो गए। रामलीला मैदान की रैली शायद उन प्रश्नों का जवाब भी है कि कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को खुद ही भूल गई। लेकिन अगस्त, सितंबर और नवंबर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया ने कितनी बार और कितने विस्तार से दिखाया। अगस्त और सितंबर के पहले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी के खिलाफ यात्रा की, संसद में एसआईआर पर बहस के लिए सरकार को मजबूर किया। इन सब के जरिए कांग्रेस ने साबित करने की कोशिश की है कि वह इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही है, इसे लेकर लड़ रही है। बस किसकी रिपोर्टिंग नहीं होती कि कांग्रेस का कोई हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, हरियाणा में पदयात्रा चल रही है और रामलीला मैदान में रैलियां हो रही हैं। सचिन पायलट ने कहा, आखिर ऐसा क्यों है कि हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब नहीं देता, एक एक जवाब के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, तब भी जवाब नहीं मिलता। किसी भी देश को लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते। भारत को लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली है, वो पक्षपात से ऊपर उठकर है। हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, उसे नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है। और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है? लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट देते, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है। सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। केवल कांग्रेस की खबरें ही मीडिया से गायब नहीं हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हवा सांस लेने लायक नहीं है। सबको पता है, लगातार 3 महीने से राजधानी में जहरीली हवा ने यहां के लाखों लोगों के फेफड़े को हमेशा के लिए खराब कर दिया है, बीमारी घुसा दी है। लेकिन फिर भी मीडिया में कोई बहस नहीं, सरकार से कोई जवाब नहीं, कोई हाहाकार नहीं। जब सामने दिख रही जहरीली हवा दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं जा रही है,
तो वोट चोरी कैसे हो रही है आपको कौन दिखाएगा? दिखाने वालों ने ही देखना और दिखाना बंद कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।